नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पुरुषों के पक्ष में हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि किसी भी तरीके से पुरुषों को, परिवारों को बचाया जाए। कुछ महिलाएं जो हैं गलत तरीके से दहेज प्रताड़ना, भरण पोषण, घरेलू हिंसा के मुकदमे लगा के परिवार वालों को परेशान करती हैं, पतियों को परेशान करती हैं। इनके लिए हमने एक व्यक्तिगत मुहिम चला रखी है कि ये कोर्ट में भरण पोषण पाने के लिए झूठे तथ्य देती हैं, झूठे एफिडेविट देती हैं, बढ़ा चढ़ा के कि ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मिले। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि लड़कों की तरफ से अधिकांश कोई लड़ना नहीं चाहता है। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पुरुषों के पक्ष में हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि किसी भी तरीके से पुरुषों को, परिवारों को बचाया जाए। कुछ महिलाएं जो हैं गलत तरीके से दहेज प्रताड़ना, भरण पोषण, घरेलू हिंसा के मुकदमे लगा के परिवार वालों को परेशान करती हैं, पतियों को परेशान करती हैं। इनके लिए हमने एक व्यक्तिगत मुहिम चला रखी है कि ये कोर्ट में भरण पोषण पाने के लिए झूठे तथ्य देती हैं, झूठे एफिडेविट देती हैं, बढ़ा चढ़ा के कि ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मिले। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि लड़कों की तरफ से अधिकांश कोई लड़ना नहीं चाहता है। तो सबको यही रहता है कि नहीं, पत्नी है तो भरण पोषण देना पड़ेगा। मैंने कई सारे ऐसे मामलों में लड़कों को भरण पोषण से बचाया है, जिनका आदेश हो गया, उनको भरण पोषण नहीं देना पड़ा है। आदेश को रद्द कराने की प्रक्रिया हमने करवाई है। अभी हाल ही का एक मामला है, एक भरण पोषण का आदेश हुआ सीआरपीसी 125 में। तो सामने की जो वकील साहब हैं, उन्होंने सेट असाइड के लिए आवेदन दिया और ये कहा कि मुझे तामीली नहीं हुई, संबंध की हाजिर नहीं हुए, जानकारी नहीं थी। इस आधार पर कोर्ट ने क्या किया कि उनके ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और पत्रावली को दोबारा सुनवाई के लिए लगा दिया। तब तक अपोजिट पार्टी उसने वही सेट असाइड कराने के लिए कि नहीं साहब ऐसे। तो इस तरीके से 3 बार सेट असाइड किया गया और कोर्ट अपने आदेश को 2 बार बदल दिया। किसी तरीके से वो बंदा मेरे पास आया, उसने कहा कि सर ऐसी सी बात है, इसको कैसे कराएं। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप केवल पत्रावली को बार बार उठवा रहे हैं, ऑर्डर को सेट असाइड करवा रहे हैं और मेंटेनेंस के आदेश चेंज किए जा रहे हैं। 2 बार आदेश हो चुका है। अगर आप उच्च न्यायालय जाएंगे तो उच्च न्यायालय इस बात को देखेगा और कहेगा कि आपके पास में आप ऐसा कौन सा ग्राउंड हो गया दूसरी बार कि आप ये कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं थी। वकील साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने हमसे बहुत बहस करी, हमने उनको समझाने का प्रयास किया। वो बंदा मेरे पास आया, मैंने उनको ड्राफ्टिंग करके दी कैसे आदेश को खारिज कराना है। हमने उसमें 2 चीज़ें पकड़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं, रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट, इसका प्रारूप कैसा है, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रारूप जारी किया। इस प्रारूप को चेंज करके लड़कियां एफिडेविट दाखिल करती हैं। वसूली वारंट के लिए डायरेक्ट सीआरपीसी 128 का प्रार्थना पत्र लगा दिया जाता है। 125(3) के तहत में कोई प्रार्थना पत्र नहीं लगाया जाता है, जबकि 125 सीआरपीसी के आदेश के उल्लंघन पर जिम्मेदारी बनती है कि 125(3) का प्रार्थना पत्र दिया जाए और उसमें कारण स्पष्ट किया जाए कि आखिर में भरण पोषण देने में देरी क्यों हुई और भरण पोषण क्यों नहीं देना चाहते। इस अधिकार को पतियों से छीना जाता है और अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जब हमने वो प्रार्थना पत्र बना के दिया तो कुछ लोग जो हैं, जो कानून के जानकार हैं, उन्होंने सिरे से डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते। उसी चीज को हमने एडमिट कराया, नोटिस जारी हुए, दोनों फाइलें थी, उनको उठाया गया।
तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, आपको YouTube चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो मेंटेनेंस खारिज कराने के लिए बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हम कानूनी लड़ाई पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, कानूनी तर्कों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और कानूनी तरीके पे हम अपनी बात रखते हैं। अगर आपकी पत्नी ने अगर झूठे तथ्य दिए हैं और एफिडेविट में ये कहा है कि इतनी संपत्ति है, इतना ये है, इतना इनकम है इनकी, और कुछ भी XYZ अगर झूठा दिया है या झूठा शपथ पत्र दिया है, सच शपथ पत्र दिया है, तो मैंने उसके लिए भी मैंने उनको बोल रखा है कि आप किस तरीके से CRPC और फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत में एक शपथ पत्र पर, औपचारिक शपथ पत्र पर अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बचाने का हर संभव प्रयास किया और एविडेंस एक्ट की जो धारा 165 के तहत में हमने उन सारी चीज़ों को मजिस्ट्रेट के सामने पूछवाया पत्नी से कि आखिर में जो एफिडेविट पे जो चीज़ें कही गई हैं, जो संपत्ति के बारे में बताया गया है, उसको स्पष्ट करें। 136 इंडियन एविडेंस एक्ट ये जो है वो साक्ष्य की ग्राह्यता, कि कौन से साक्ष्य को स्वीकार करना चाहिए, कौन से साक्ष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसके संबंध में भी हमने उसमें जिक्र किया और पूरे आदेश की प्रक्रिया को खारिज कराने के लिए हमने कार्रवाई सुनिश्चित की। अगर आप लोग इस तरीके से अगर केस पे प्रताड़ित हैं, आप लोग अगर झूठे मुकदमों से पीड़ित हैं, तो गलत सलाह पर मत जाएं और उसी न्यायालय में जहां से आदेश हुआ है उसी न्यायालय में हम उस आदेश को कैंसिल कराने की प्रक्रिया कर सकते हैं। उसके लिए किसी अपील या किसी रिवीजन पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट 44 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई भी डिक्री या कोई भी आदेश किसी न्यायालय से कपटपूर्वक प्राप्त किया जाता है तो उसके लिए वही अदालत जो है उसको खारिज करने का क्षेत्राधिकार संरक्षित रखती है, क्योंकि जो धारा 44 जो है वो रेस जोडिकेटा का अपवाद है। और रेस जोडिकेटा का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी विषय वस्तु पर अगर फाइनल निर्णय अगर हो जाता है तो उसकी अपील की जा सकती है, लेकिन दोबारा उसी न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में उसकी सुनवाई नहीं की जा सकती है। इसलिए धारा 44 जो है वो रेस जोडिकेटा का अपवाद है। इसलिए हमें किसी अपील की, किसी रिवीजन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम उसी अदालत में तथ्यों के आधार पर अपनी परिस्थितियों में बदलाव दिखाते हुए हम आदेश को खारिज कराने के लिए पत्र मूव कर सकते हैं। अगर आपके केस में अगर किसी का मेंटेनेंस हुआ है और आप लोग अगर परेशान हैं, आपके खिलाफ में अगर गलत वसूली वारंट अगर जारी किए गए हैं, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने 300 रुपये कॉल का रखा हुआ है 15 मिनट के लिए। अगर आप डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, डॉक्यूमेंट स्टडी कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको मेरिट पे जानकारी चाहिए, तो आप हमसे 2000 रुपये एक केस फाइल के आप हमारे पास भेज सकते हैं। हम आपके सारे कागजों का अध्ययन करेंगे और आपको मेरिट के आधार पर आपको जानकारी देंगे, और जो दस्तावेजी कार्य है उसका हम अलग से चार्ज लेंगे, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं और फ्री समाज सेवा नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो इन सारी चीज़ों पे वीडियो बनाते रहते हैं और अपनी बात कहते रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन ऐसे जो निर्णय हैं वो ज़रूरी नहीं है कि निचली अदालत उनको काउंट करे। केवल वही निर्णय काउंट किए जाते हैं जिनमें बाकायदा सिस्टम के लिए एडवाइजरी जारी हो। तो इस तरीके से हम जो अपने वीडियो बनाते हैं, हम जो अपनी बात रखते हैं वो कानूनी दायरे में रखते हैं, और हम जो मेहनत करते हैं उसका हम पैसा लेते हैं। सहानुभूति आपके साथ में है, ईमानदारी से हम आपके लिए काम करते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग हमसे आगरा में भी संपर्क कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और जो लोग मेंटेनेंस से जूझ रहे हैं, जिनको कोई फ़ायदा नहीं मिला, जिनको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, वो लोग कमेंट करके बताएं कि आपके मेंटेनेंस के केस में कितना पैसा बंधा है और किस तरीके से बंधा है। बाकी की
कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है नीचे डिस्प्ले कर रहा है। कानूनी लड़ाई जब तक आप नहीं लड़ेंगे तब तक आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, और पुरुषों के पक्ष में कोई भी नहीं लड़ना चाहता है, इसलिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई वकील आपका केस अगर दाखिल नहीं कर रहा है, आपकी पैरवी नहीं कर रहा है, तो आपको स्वयं अपना पक्ष रखना पड़ेगा, वरना आपको डैमेज हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। तो पत्नियां जो गलती करती हैं ना, वो यही करती हैं कि झूठा एफिडेविट दे देती हैं, झूठे कथन दे देती है, और न्यायालय क्या करता है कि उसी एफिडेविट के आधार पर मेंटेनेंस का आदेश पारित कर देता है। लेकिन यहाँ पे अदालत को ये देखना पड़ेगा कि पति जो है वो भरण पोषण करने में सक्षम है या नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस में देखा गया है कि पति के पास कोई साधन नहीं है, लेकिन वो भरण पोषण का आदेश कर देते हैं, उसके बाद में बर्डन पड़ जाता है, बंदों को जेल जाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों से बचना है, और अगर ऐसी स्थिति आप लोगों के सामने आई है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर ही हमें हौसला मिलता है कि हम आगे आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज दिन तक कभी किसी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा है, और जहाँ तक कोशिश हुई है वो यही है कि इसको खारिज कराया जाए। रही बात डीवी के केस में, अगर डीवी के केस में, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अगर आपके खिलाफ कोई आदेश हो जाता है तो उसमें भी किसी अपील की आवश्यकता नहीं है। आप उसी अदालत में आप उस आदेश को खारिज कराने की प्रक्रिया कर सकते हैं। 498 के केस में अगर आप चाहते हैं कि आपके ससुराल वालों ने गलत तरीके से कार्रवाई की है, पुलिस ने गलत तरीके से कार्रवाई की है, तो आप इनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। इनको भी तलब करवा सकते हैं कोर्ट में। CRPC 349 के तहत में आप उस पुलिस अधिकारी को तलब करवा के उसको सजा करा सकते हैं, और अपने ससुराल वालों को 319 CRPC के तहत में तलब करा के उनको भी ट्रायल के लिए मजबूर कर सकते हैं, उनकी भी जमानत करवाने पे बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने आएंगी। आप लोग अगर हमसे मिलना चाहें तो आप लोग हमसे आगरा मिल सकते हैं। धन्यवाद। और ये वीडियो हमारा कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।